सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 30 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 का खिताब किसने जीत लिया है। तो आंसर होगा हरियाणा स्टीलर्स ने। तो अभी हरियाणा स्टीलर्स ने पुणे के श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फाइनल में पटना पायरेट्स को हरा करके प्रो कबड्डी लीग 2024 सीजन 11 को जीत लिया है। ये हुआ अभी 18 अक्टूबर को शुरू हुआ था, अभी 29 दिसंबर तक ये चला और फाइनली इसको जीत लिया हरियाणा स्टीलर्स ने। हरियाणा स्टीलर्स ने पहली बार प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीता है। तो किसने जीता, किससे हराया, कौन सा सीजन था, ये सब मैंने आपको बता दिया, ध्यान में रखना। और आपको याद है इससे पिछला जो सीजन था, सीजन नंबर 10, उसे पुनेरी पल्टन ने जीता था, वहां पे हरियाणा स्टीलर्स को हराया गया था। और कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 वाले ये इंग्लैंड में होंगे। और अभी हमने पढ़ा था कि वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप जो 2025 होगा ये कहाँ पे होगा, बिहार में होगा। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना। और एक कबड्डी टीम में कितने प्लेयर होते हैं ये मैंने आपको बताया था, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक बार फिर से मैं आपको शो कर रहा हूँ, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो 7 खिलाड़ी होते हैं एक कबड्डी की टीम में, याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, क्या है कि अभी हाल ही में महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप को किसने जीत लिया है। तो आंसर होगा यहाँ पे कोनेरू हम्पी ने। तो भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर है कोनेरू हम्पी और अभी उन्होंने ही वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप को जीत लिया है। आपको बता दूं ये उनका दूसरा वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप का खिताब है। मतलब इससे पहले भी वो इस खिताब को एक बार जीत चुकी हैं, 2019 में जीता था और अभी 2024 में एक बार फिर जीत लिया है। अभी उन्होंने इस चैंपियनशिप में किसे हराकर, फाइनल में किसे हरा करके ये खिताब जीता, तो इंडोनेशिया की प्लेयर है इरिन सुकंदर को। और इस तरह से आप कह सकते हो कि वे इस उपलब्धि को हासिल करने वाली, मतलब इस चैंपियनशिप को 2 बार जीतने वाली, ऐसी उपलब्धि को हासिल करने वाली वो इकलौती भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है, चेस प्लेयर बन गई है। और पूरी दुनिया में अगर बात करोगे इस खिताब को एक से ज्यादा बार जीतने वाली वो दूसरी खिलाड़ी है। तो पहली कौन है, चाइना की जू वेंजुन है। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, किस राज्य से आती हैं, तो आंध्र प्रदेश से हैं। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले ही एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने चेस से पढ़ा था कि अभी सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन कौन बन गए हैं, वो एक भारतीय बन गए हैं, डी गुकेश उनका नाम है। उन्होंने फाइनल में हराया था चीन के डिंग लिरेन को। वो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैसे चेस से और भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। एक तो ये याद रखना, हमारे पहले जो ग्रैंड मास्टर है उनका नाम विश्वनाथन आनंद है, जिन्हें लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है माइंड मास्टर। 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले इन्हीं को मिला था। और वैसे अब इस पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहते हैं। और अभी लेटेस्ट 2023 वाला किसे दिया गया था, बैडमिंटन प्लेयर की जोड़ी है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को मिला था। अभी किसी एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है। वैसे हमारे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर डी गुकेश है। हमारी पहली महिला ग्रैंड मास्टर पूछोगे तो एस विजय लक्ष्मी है। वर्ल्ड चेस डे 20 जुलाई, याद रखना। भारत में पहली बार चेस एकेडमी खुलेगी उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि अभी 45वां चेस ओलंपियाड 2024 कहाँ हुआ, हंगरी के बुडापेस्ट में। और उसमें मेल और फीमेल कैटेगरी को भारत ने जीता है। इसमें मेल कैटेगरी में हमने स्लोवेनिया को हराया और फीमेल कैटेगरी में हमने अजरबैजान को हराया। अब जो अगले वाले यानी कि 46 नंबर के फिडे चेस ओलंपियाड होंगे 2026 में होंगे, कहाँ पे, ताशकंद उज्बेकिस्तान में। और आपको याद है अभी शतरंज खेल में 2800 एलो रेटिंग का आंकड़ा पार करने वाले भारत के दूसरे ग्रैंड मास्टर बने थे अर्जुन एरिगेसी। वैसे पूरे विश्व में चेस को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है वो फिडे है। फिडे की स्टैटिक देखें तो स्थापना होती है 1924 में, हेडक्वार्टर लुजेन स्विट्जरलैंड हो गया। प्रेसिडेंट है आर्केडी डोरकोविच और वाइस प्रेसिडेंट है विश्वनाथन आनंद। तो चेस से संबंधित ये सारे इंपॉर्टेंट डेटा मैंने आपको रिवाइज करवा दिए, ध्यान में रखना। प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो आंसर होगा गुजरात ने। तो अभी गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, अभी उन्होंने स्वर नाम से एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। देखो स्वर का भी फुल फॉर्म है स्पीच एंड रिटन एनालिसिस रिसोर्स। तो इस प्लेटफॉर्म का शुभारंभ अभी 25 दिसंबर को ही सुशासन दिवस गुड गवर्नेंस डे के मौके पर किया गया। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने में मदद करेगा। इसमें स्वदेशी एआई सिस्टम और भाषिणी का उपयोग किया जाएगा और इसे मुख्यमंत्री कार्यालय की जो वेबसाइट है
राइट टू CMO उसके साथ जोड़ा गया है। तो अब नागरिकों को अपना संदेश लिखना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो बोलेंगे और उनका संदेश टाइप हो जाएगा। तो इस तकनीकी प्रगति से राज्य सरकार को शिकायत निवारण और फीडबैक तंत्र में सुधार करने में मदद मिलेगी। तो स्वर प्लेटफॉर्म याद रखना कहाँ पे लॉन्च हुआ? गुजरात में। अब बात यहाँ पे गुजरात की है, तो चलो चलते हैं गुजरात। ये रहा मैप में गुजरात। देखो यहाँ की कैपिटल क्या है? गांधीनगर है। मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। यहाँ का राजकीय पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो हो गया, पशु हो गया एशियाई शेर, वृक्ष है बरगद का, पुष्प है गेंदे का, और नृत्य में गरबा डांस मिलेगा, डांडिया आपको मिलेगा, जो कि यहाँ के लोक नृत्य हैं। नेशनल पार्क्स में बात करोगे, बंसड़ा नेशनल पार्क हो गया, गिर नेशनल पार्क हो गया, ब्लैकबक नेशनल पार्क हो गया, मरीन टाइगर रिजर्व आपको यहाँ मिल जाएगा, और सरदार सरोवर बांध है यहाँ पे नर्मदा नदी पर, इकाई बांध ताप्ती नदी पर है, कडाना बांध माही नदी पर है, दांतीवाड़ा बांध आपको बनास नदी पर मिलेगा। कुछ और करंट अफेयर्स के पॉइंट्स अगर मैं आपको यहाँ से रिवाइज करवाऊँ तो एक तो याद आएगा कि भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन किया गया गुजरात में। देश का पहला इलेक्ट्रिक सिटी ये है केवड़िया, जहाँ पे आपको दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल जी की स्टैचू मिलेगी। और केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल के एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया। अभी जो 8वां धम्म सम्मेलन 2024 हुआ था, अहमदाबाद में ही हुआ था, जिसमें चीफ गेस्ट जगदीप धनखड़ थे जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। और नीति आयोग के तर्ज पर एक थिंक टैंक बनाने की घोषणा की है गुजरात ने। इसका नाम रखा है ग्रिट का मतलब हो गया गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा याद रखना, एक भारतीय कंपनी है कायंस सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड और एक अमेरिकी कंपनी है माइक्रॉन, और ये दोनों गुजरात के साड़न में एक सेमीकंडक्टर प्लांट खोलेगी। अभी गुजरात में श्रमिक बसेरा योजना शुरू हुई थी। और मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर पालीटाना है, ये गुजरात का ही है। पीएम मोदी ने कहाँ पर जल संचय जन भागीदारी अभियान शुरू किया? अभी तो सूरत में। और याद रखना, अभी हमारे जो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, उन्होंने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सुवायु सर्वेक्षण पुरस्कार दिया था। उसके अलावा अभी मोदी जी ने भारत की पहली वंदे मेट्रो रेल सेवा ये शुरू की थी गुजरात से ही, गुजरात में जो भुज रेलवे स्टेशन है वहाँ से। और फिर इसका नाम भी बदल दिया था, नाम बदल के नमो भारत रैपिड रेल कर दिया था, ये भी याद रखना। और अभी मोदी जी ने ही स्पेन के जो प्रधानमंत्री जब भारत आए थे ना, पेड्रो सांचेज जिनका नाम है, तो इन दोनों ने मिलकर के गुजरात के वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया था। और यहाँ पे C-295 परिवहन विमान बनेंगे जो हम स्पेन से ले रहे हैं। अभी रण उत्सव भी यहीं पे मनाया गया था गुजरात में ही। तो गुजरात से ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना। स्टैटिक भी बताए मैंने आपको, और करंट अफेयर्स के प्रश्न भी जो अभी हमने पढ़े वो रिवाइज करवाए। ध्यान रखना। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में अमोल्ड डिस्प्ले तकनीक के लिए अभी अनुसंधान केंद्र किसने शुरू किया? तो आंसर होगा IIT मद्रास। देखो अमोल्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड LED मतलब आप जानते ही हो। तो आप कह सकते हो ये अमोल्ड है क्या? ये एक डिस्प्ले टेक्निक है जो प्रकाश उत्पन्न करने और हाई क्वालिटी वाली इमेजेस बनाने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज करेगी। और ये जो अमोल्ड डिस्प्ले है ये हाई क्वालिटी पिक्चर तो देगी ही, साथ में पावर भी इसमें कंजप्शन जो है वो कम होगा, और ये बहुत पतली होगी, ये डिस्प्ले बहुत थिन होगी, बहुत फ्लेक्सिबल होगी, आप कैसे भी इसको मोड़ सकते हो। तो ये सारी खासियतें इसमें होगी। और अभी इसी को तैयार करने के लिए, इस पर रिसर्च करने के लिए हम एक सेंटर यानी कि एक केंद्र को स्थापित कर रहे हैं। कहाँ पर? IIT मद्रास में। और अगर बात करें ये अमोल्ड जो डिस्प्ले जो मैंने आपको बताई, इसका इस्तेमाल होगा कहाँ पे? तो जिन भी डिवाइसेस में डिस्प्ले का इस्तेमाल होता है ऑब्वियसली बात है वहीं पर होगा, जैसे स्मार्टफोन हो गए, टैबलेट्स हो गए, टेलीविज़न हो गए, वर्चुअल रियलिटी जो हेडसेट हो गए, वहाँ पे यहाँ पे इसका इस्तेमाल होगा। और इसके निर्माण में कौन कौन सहयोग कर रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT जो मंत्रालय है वो, DRDO और टाटा सन्स, ये इसमें सहयोग कर रहे हैं। तो प्रश्न हमारा है अमोल्ड डिस्प्ले तकनीक के लिए अभी अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर शुरू हुआ? IIT मद्रास में ही। अच्छा, कुछ और IITs इस साल न्यूज़ में थे, मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि अभी IIT मद्रास से ही हमने पढ़ा था कि यहीं पे 410 मीटर लंबा हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक
तैयार किया गया। भारत के बाहर पहला आईआईटी खोला आईआईटी मद्रास ने ही। कहाँ पे? एक अफ्रीकी देश है तंजानिया, और यहाँ पे पहली महिला डायरेक्टर बनाई थी प्रीति अगलायम। किस आईआईटी ने अबू धाबी में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन किया था? आईआईटी दिल्ली ने। और आईआईटी जम्मू से याद आएगा, ध्वनि आधारित साउंड बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम यहाँ पे डेवलप किया था। आईआईटी खड़गपुर की बात करें तो सुंदर पिचई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया इन्होंने। आईआईटी इंदौर ने आर्मी के जवानों के लिए ई शूज बनाए। आईआईटी मद्रास अभी एनआईआरएफ रैंकिंग 2024 में ओवरऑल कैटेगरी में टॉप पे रहा। भारत और इजराइल ने राष्ट्रीय जल प्रौद्योगिकी कहाँ पर स्थापित किया? आईआईटी मद्रास में। देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस ये बना उज्जैन में आईआईटी इंदौर की मदद से। एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग के लिए आत्मन नाम से एक्सेलेंस सेंटर शुरू किया आईआईटी कानपुर ने। सड़क सुरक्षा पर भारत स्थिति रिपोर्ट 2024 जारी की आईआईटी दिल्ली ने, और इसमें बताया था कि सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर वाला जो शीर्ष राज्य है वो तमिलनाडु है। और डीआरडीओ ने हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट जिसका नाम अभेद है, इसको डेवलप करने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया था। अभेद का भी फुल फॉर्म होता है एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट। और अभी आईआईटी मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर खोलने की घोषणा की थी? दुबई में। तो ये आईआईटी से अभी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने जो भी करंट अफेयर्स में पढ़े वो सारे मैंने आपको रिवाइज कराए, ध्यान में रखना। और आज जो हमने पढ़ा वो क्या था? अमोल्ड डिस्प्ले तकनीक वाला। ये भी आईआईटी मद्रास में अनुसंधान केंद्र रिसर्च सेंटर शुरू किया गया। ठीक है, फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को एमसीसी की ऑनरेरी लाइफ मेंबरशिप दी गई है? तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर को। एमसीसी मतलब मेलबर्न क्रिकेट क्लब, और इसके जो अध्यक्ष हैं फ्रेड ओल्डफील्ड, जिन्होंने अभी सचिन तेंदुलकर को खेल में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए अभी एमसीसी की मानद क्रिकेट सदस्यता से इनको सम्मानित किया, मेंबरशिप से इनको सम्मानित किया है। तो ये जो एमसीसी है मेलबर्न क्रिकेट क्लब, ये उन क्रिकेटरों को मानद आजीवन सदस्य प्रदान करता है जिन्होंने क्रिकेट में उत्कृष्ट योगदान दिया हो। तो एमसीसी ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक स्पोर्ट्स क्लब है जिसकी स्थापना होती है 1838 में। अच्छा, अब आप लोगों से एक बेहद सिंपल, बेहद सरल प्रश्न पूछता हूं। सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? आप बताइए। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत और वियतनाम के तटरक्षक कर्मियों ने संयुक्त समुद्री अभ्यास है सहयोग हॉपटेक, इसका आयोजन कहाँ पे किया? तो आंसर होगा कोच्चि में। तो एक्सरसाइज अभ्यास का नाम है सहयोग हॉपटेक। ये एक नौसैन्य अभ्यास, नेवल एक्सरसाइज है। भारत और वियतनाम के तटरक्षक बलों के बीच में अभी ये हुआ। कहाँ पे? कोच्चि केरल में हुआ है। अच्छा, वियतनाम के साथ एक बड़ा फेमस एक्सरसाइज हम करते हैं, भारत और वियतनाम के बीच में होता है, जिसका नाम विनबैक्स है। विनबैक्स मतलब वी से मतलब हो गया वियतनाम, आईएन मतलब इंडिया, बी मतलब बायलैटरल और एक्सरसाइज हो गया। इस बार भी हुआ है, ये 5वां संस्करण हुआ था। आपको याद हो, हरियाणा के अंबाला और चंडी मंदिर में हुआ था। वैसे वियतनाम की कैपिटल हनोई होती है, करेंसी होती है डोंग, और इस साल नए प्रेसिडेंट भी यहाँ पे बने थे, उनका नाम है लुओंग कुओंग। कई बार पढ़ा है हम लोगों ने, है ना। और आपको याद होगा वियतनाम से एक सुपर साइक्लोन यागी, कई बार मैंने आपको बताया है यागी सुपर साइक्लोन के बारे में। वैसे कई देशों को हिट किया था, चाइना, फिलीपींस, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम को, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट इसका आया था वियतनाम पे आया था। और इन देशों की सहायता के लिए, प्रभावित देशों की सहायता के लिए भारत ने एक ऑपरेशन भी चलाया था। क्या नाम है उस ऑपरेशन का? मैंने कई बार आपसे पूछा भी है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सद्भाव। ठीक है, तो ये तो वियतनाम की हमने बात कर ली है। और कल भी मैंने एक मिलिट्री एक्सरसाइज आपको पढ़ाया था। कौन सा? सूर्य किरण एक्सरसाइज। वो हमने नेपाल के साथ में किया है, अभी नेपाल में ही शुरू हुआ है। चलो 2024 के कुछ और महत्वपूर्ण एक्सरसाइज में आपको रिवाइज कराता हूँ। कल भी मैंने आपको 10 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज रिवाइज कराए थे, उसके अलावा 10-15 और रिवाइज कराता हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे कि मैत्री अभ्यास की बात करें, भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ ये, और कहाँ पे? थाईलैंड में हुआ। उदार शक्ति भारत मलेशिया के बीच में, मलेशिया में। मित्र शक्ति भारत श्रीलंका के बीच में, श्रीलंका में। प्रहार अभ्यास भारतीय सेना ने आयोजन किया लद्दाख में। खान क्वेस्ट अभ्यास बहुपक्षीय अभ्यास है, बहुत सारे देशों ने हिस्सा लिया, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, भारत ने भी लिया। कहाँ? मंगोलिया में। वरुण अभ्यास भारत फ्रांस के बीच में हुआ, भूमध्य सागर में। युद्ध अभ्यास भारत अमेरिका के बीच में होता है, राजस्थान में हुआ अभी। और ये तीनों एक साथ मैंने लिख दिए हैं क्योंकि ये हमने तीनों के तीनों ओमान के साथ में किए हैं। तो अल
नजा अभ्यास ये आर्मी का एक्सरसाइज है, ओमान में हुआ। ईस्टर्न ब्रिज ये एयर एक्सरसाइज है, ओमान में हुआ। और नसीम अल बहर ये नेवल एक्सरसाइज है जो हुआ अभी गोवा में। तो ये तीनों याद रखना। उसके अलावा अभी काजिंद अभ्यास भारत कजाकिस्तान के बीच में हुआ उत्तराखंड में। मालाबार अभ्यास आपको पता है क्वाड देशों के बीच में होता है। क्वाड में 4 देश होते हैं, कौन कौन से? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। अभी विशाखापत्तनम में हुआ। अच्छा, आप मुझे बताओ इस बार क्वाड देशों की बैठक कहाँ पे हुई और अगले साल कहाँ पर होगी? ये दोनों के उत्तर दो। बाकी इब्सामार अभ्यास ये भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के बीच में हुआ था, साउथ अफ्रीका में। काकाडो अभ्यास ये भी बहुराष्ट्र अभ्यास है, ऑस्ट्रेलिया इसका आयोजन करता है, भारत हिस्सा लेता है। और विनबैक्स एक्सरसाइज यही मैंने आपको बताया था, अभी वियतनाम के साथ हमने किया था, अंबाला और चंडी मंदिर हरियाणा में। तो ये सभी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। और जल्दी आपको 2024 के जनवरी से लेकर अभी दिसंबर तक के सारे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में करवाने वाला हूँ, जिसमें हम क्या क्या देखेंगे। मुख्य रूप से कौन सा एक्सरसाइज है, किन देशों के बीच में हुआ, और मुख्य रूप से वही एक्सरसाइज में कराऊंगा जिसमें भारत पार्टिसिपेट कर रहा है। जहाँ पे भारत का कोई लेना देना होगा वही हम पढ़ेंगे, उसके अलावा और एक्सरसाइज नहीं पढ़ेंगे। वैसे तो दुनिया भर में फिर मनमानसारी होती है, जहाँ पे भारत का लिंक होगा वही पढ़ेंगे। तो किन देशों के बीच में होती है और कहाँ पर हो रही है और कौन सा एडिशन है इसका, तो ये सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आप में से कोई क्रिक एग्जाम चैनल पे पहली बार करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो मैं कहूँगा कि अगर सेशन आपको यहाँ पे अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले तो अपने क्रिक एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए सबसे अच्छा है टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो वहां से जो भी वीडियो अपलोड होता है उसका सीधा नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। यूट्यूब कई बार नोटिफिकेशन भेजता है, कई बार नहीं भेजता, लेकिन टेलीग्राम में डेली मिल जाएगा। पीडीएफ वगैरह जो भी होती है टेलीग्राम पे आपको मिल जाती है। बाकी सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार यार वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में 150 गंतव्यों डेस्टिनेशंस को जोड़ने वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मतलब दिल्ली में जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो देश का पहला ऐसा एयरपोर्ट बन गया है जहां से 150 डेस्टिनेशन तक, 150 स्थानों तक फ्लाइट्स आती जाती हैं। तो ये एक अचीवमेंट है छोटा सा ही प्रश्न लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखना। वैसे इसी तरह से कुछ और प्रश्न यहाँ से बनते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, एक बार मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। एक तो याद रखना, जीरो वेस्ट टू लैंडफिल अवार्ड अभी किस एयरपोर्ट को मिला था? तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट को। उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइन कौन सी बन गई है? शंख एयरलाइन। भारत के पहले सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटर का अनावरण अभी किया गया तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ही, और उसका नाम पवन चित्र रखा था। अभी नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान यात्री कैफे को अभी किस एयरपोर्ट पर लॉन्च किया? ये अभी 2-4 दिन पहले ही हमने पढ़ा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आपको मिलेगा कोलकाता में, जिसका उद्देश्य है जो एयर पैसेंजर से उनको सस्ता भोजन और पेय पदार्थ प्रोवाइड कराना। कुछ और एयरपोर्ट्स के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें हम देखेंगे कुछ एक के नाम बदले गए और कुछ में पूछा है कि ये कहाँ पर है। जैसे कि अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदला गया महर्षि वाल्मीकि के नाम पे। मोगा एयरपोर्ट जो गोवा में है इसका नाम मनोहर पार्रिकर के नाम पे कर दिया, वहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे। वीर सावरकर एयरपोर्ट ये आपको अंडमान निकोबार में मिलेगा, इसकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर के अभी नाम चेंज हो गया, कैपिटल का ही नाम चेंज हो गया, श्री विजयपुरम हो गया, ये याद रखना। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम भगत सिंह जी के नाम पे हो गया। सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट ये आपको कोलकाता में मिलेगा। बाबा साहब अंबेडकर एयरपोर्ट ये आपको नागपुर में मिलेगा। केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु में है। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ में है। और पुणे एयरपोर्ट अभी इसका नाम जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के नाम पे कर दिया गया। अब चलो मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो, हमारे जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, हमारे जो एविएशन मिनिस्टर हैं, उनका नाम क्या है? और कैबिनेट मिनिस्टर्स मैंने आपको कई बार बोला है, एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं कैबिनेट मिनिस्टर से, क्योंकि इसी साल बहुत सारे नए बने हैं, बदलाव हुए हैं, तो ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। नहीं याद तो अभी भी मौका है, एग्जाम आने से पहले एक बार याद कर लेना। इनके लिए ट्रिकी वीडियो मैंने अलग से बना दिया, एक बार वीडियो मात्र देखना है आपको, सारे नाम आपको याद हो जाएंगे। एग्जाम में प्रश्न आएगा, फ्री का 1 नंबर है वो छोड़ना मत। और अगर आपको ट्रिकी वीडियो नहीं मिलता, वैसे तो सिंपल सा सर्च मारो यूट्यूब में, लिखो क्रिक एग्जाम कैबिनेट मिनिस्टर्स 2024 ट्रिक्स, वीडियो आपके सामने आ जाएगा। और इसी तरह से कुछ 2-4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो तो कम से कम पढ़ के रखो आप, जहां से एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं।
जैसे कि नोबेल पुरस्कार हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो गया, और ये कैबिनेट मैंने आपको बता दिया। आप अगर यहाँ पे पहली बार हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना कि आप यहाँ पे नए स्टूडेंट्स हैं, वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, मैं आपको उन सभी के लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलो फिर अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में कौन सा राज्य 100% नल के पानी के कनेक्शन के साथ भारत का 5वां हर घर जल राज्य बन गया है? तो आंसर होगा पंजाब। तो देखो, इस तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये मैं आपको शो कर रहा हूं। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि 100% नल के पानी के कनेक्शन के साथ भारत का पहला हर घर जल वाला राज्य कौन सा बन गया? तो आपके सामने ऑप्शन है, चलो इसका उत्तर आप ही करो, मैं आगे बताऊंगा इसका उत्तर क्या होगा, पहले आप कोशिश कर लो क्योंकि एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो हमारे अगर प्रश्न की हम बात करें तो अभी दिसंबर में ही पंजाब ये ग्रामीण घरों में 100% पाइप जलापूर्ति हासिल करने वाला 5वां राज्य बन गया है। और यह काम सेंट्रल गवर्नमेंट की एक योजना है, हर घर जल योजना, उसके तहत किया गया है। तो इस परियोजना के माध्यम से पंजाब के 23 जिलों में और 13,000 से अधिक गांव में पाइपलाइन के माध्यम से जल की आपूर्ति की गई है। और मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि 2020 में 100% नल के पानी के कनेक्शन के साथ का पहला हर घर जल राज्य जो बना था वो गोवा था। जो एग्जाम में प्रश्न पूछा गया ना, यही उसका उत्तर है, गोवा। बाकी बात करें हर घर जल योजना की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ये एक पहल है और इसका उद्देश्य है पानी की पाइपलाइन के माध्यम से हर घर में नल से जल पहुंचाना। इसको शुरू कब किया था इस योजना को? 2019 में। और इसका नोडल मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय है। और वैसे मंत्री कौन है, जल शक्ति मंत्री कौन है? याद रखना, CR पाटिल है। और इस योजना का टारगेट क्या था? 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप से पानी उपलब्ध कराया जाए। अब 2024 तो खत्म हो गया और इनका टारगेट पूरा नहीं हुआ, क्योंकि मैं खुद भी गांव में रहता हूं और हमारे यहाँ पाइप का कनेक्शन नहीं है। तो अब क्या करेंगे? सिंपल सा अपना टारगेट ये 1-2 साल आगे किसका देंगे, फिर आगे किसका देंगे, किसकाते रहेंगे। चलो मैं यहाँ पे आपको आगे नहीं किसकाऊंगा, मतलब क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले इसी तरह के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको रिवाइज करा रहा हूँ, वाटर से ही संबंधित है, जल से ही संबंधित है। बिल्कुल ध्यान से सुनना, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे कि देखो, ये जल जीवन मिशन हो गया जो हमने पढ़ा ना, हर घर जल योजना बोल दो या जल जीवन मिशन बोल दो, 2019 में शुरू हुआ था। टारगेट था 2024 तक हर घर नल कनेक्शन करना। देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य गोवा बना था। देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला पूछे तो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर। देश का पहला हर घर जल प्रमाणित यूनियन टेरिटरी दादर एवं नागर हवेली व दमन एंड दीव। और हवा से जलवाष्प को पानी पीने योग्य पानी में बदलने वाली मशीन का नाम मेघदूत है। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बना अंडमान निकोबार। संयुक्त राष्ट्र ने 2023 जल सम्मेलन का आयोजन किया न्यूयॉर्क में। पानी की कमी से निपटने के लिए जल बजट अभी पेश करने वाला पहला राज्य बना था केरल। जल दोस्त एयरबोट को बेंगलुरु में लॉन्च किया था। और जल दूत एप्लीकेशन ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। अपशिष्ट जल उपचार के लिए मिमेटिक एंजाइम को डेवलप किया IISc बेंगलुरु ने। जल महोत्सव 2023 हुआ था मध्य प्रदेश के खंडवा में। वर्ल्ड वाटर फोरम 2024 का आयोजन, जो कि इसका 10वां संस्करण था, बाली इंडोनेशिया में हुआ। और अगला जो होगा 11वां एडिशन 2027 में होगा सऊदी अरब में। अभी मोदी जी ने कहां पर जल संचय जन भागीदारी अभियान शुरू किया? सूरत, गुजरात में। तो जल से संबंधित ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे मैंने इकट्ठे करके लाया हूं आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि भारत सरकार किन भारतीय शहरों को एशिया और यूरोप से जोड़ने के लिए अंडर सी केबल नेटवर्क परियोजना शुरू करेगी? तो आंसर होगा चेन्नई और मुंबई। तो याद रखना, भारत सरकार ये 2 नए केबल नेटवर्क शुरू करेगी जो एशिया और यूरोप को भारत से जोड़ेगा। जिसमें से एक केबल नेटवर्क जो है उसका नाम तो है इंडिया एशिया एक्सप्रेस और दूसरे का नाम है इंडिया यूरोप एक्सप्रेस। पहले हम अगर बात करें इंडिया एशिया एक्सप्रेस की, तो यहाँ पे जो भारतीय शहर है चेन्नई, इसे चुना गया है। तो इसको एशिया में सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया से जोड़ा जाएगा। उसी तरह से इंडिया यूरोप एक्सप्रेस के लिए, जो कि एक केबल नेटवर्क है, इसके लिए एक भारतीय शहर है मुंबई, इसको चुना गया है। तो इसको यूरोप में फ्रांस, ग्रीस, सऊदी अरब, मिस्र, जिबूती से जोड़ा जाएगा। तो इसमें होगा क्या, इसमें समुद्र की तल पर उच्च क्षमता वाली ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जाएगी। और इस ऑप्टिकल फाइबर केबल में डिजिटल जानकारी भेजने के लिए प्रकाश तरंगों का, लाइट वेव्स का उपयोग किया जाता है, आपको पता ही है। और इसके लिए एक फिनोमिनन होता है, एक प्रिंसिपल होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके प्रिंसिपल पे ये काम करता है।
पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो वैसे ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है इतना डीप में हमें नहीं जाना है, हमें तो यहाँ पे ये देखा कि कहाँ से कहाँ तक ये केबल बिछाई जाएगी और क्या काम करेगी, क्या उद्देश्य होगा। बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी स्थापित करना, ये इसका उद्देश्य है। और रिलायंस जियो का स्वामित्व इस पर रहेगा। और अगर आप देखोगे कितनी लंबाई में ये बिछाया जाएगा तो लगभग 15,000 किलोमीटर की लंबाई में। तो चेन्नई तो ये एशिया को जोड़ेगा, एशियाई देशों से जोड़ेगा, और जो मुंबई है ये इधर यूरोप की तरफ के देशों से जोड़ेगा। तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में आइसेक वेलू ये कहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो आंसर होगा टोंगा देश के। अब हो सकता है ये टोंगा नाम ही आपने पहली बार सुना होगा, आपको लगेगा क्या बेकार सा प्रश्न है, तो लग सकता है, मुझे भी लगा था। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, एग्जामिनर इसी तरह के बेकार से प्रश्न लगने वाले जो प्रश्न होते हैं जो हमें लगते हैं बेकार है और वही वो पूछ लेता है, फिर बाद में लगता है नहीं बेकार नहीं था, इंपॉर्टेंट था। क्योंकि अभी एक किसी एग्जाम में इसी तरह का कोई एक देश का प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री पूछा गया था, वो देश ही बिल्कुल अजीब सा है, पहली बार आपने सुना होगा। तो इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं तो हमें छोड़ने नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने इस प्रश्न को ले लिया है। तो प्रशांत सागर में स्थित ये देश है, मैं अभी आपको मैप में दिखाऊंगा भी सही, ऑस्ट्रेलिया के पास में आपको दिखेगा ये। तो अभी तो याद रखें इसके नए प्रधानमंत्री बन गए आइसेक वेलू। ये चलो मैं आपको दिखा देता हूँ मैप में, ये रहा यहाँ पे टोंगा। कैपिटल होती है इसकी नुकू अलोफा, करेंसी है पांगा। देश है टोंगा, करेंसी है पांगा, और राजा है टूपू 6। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। और दिसंबर का वीकली करंट अफेयर्स वाला जो वीडियो है, जो 4th वीक वाला है, वो आ चुका है, अभी मॉर्निंग में ही आया है। कल या परसों मैंने 3rd वीक का डाल दिया था। तो वीकली वीडियो साथ में देखते हुए चलना ताकि रिवीजन आपका होता चले। बाकी सेशन को अभी तक आपने लाइक और शेयर नहीं करा तो एक बार कर देना। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स को मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था, अभी पहली वाइन पर्यटन नीति को किसने लॉन्च किया? उत्तराखंड। और भारत और किस देश के बीच सूर्य किरण अभ्यास हुआ? नेपाल। और प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत कितने संपत्ति कार्ड बांटे गए? 50 लाख से ज्यादा। फिर पूछा, आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र में एआई के नैतिक इस्तेमाल के लिए भी किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया? पुष्पक भट्टाचार्य। फिर पूछा भी, हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन ये कहां पर शुरू हुआ? राउरकेला। फिर पूछा कि 2024 सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का पुरुष एकल का खिताब जीता एम रघु ने। और जेटसन ऑरेन नैनो सुपर जनरेटिव एआई सुपर कंप्यूटर है, इसका अनावरण किसने किया? किसने लॉन्च किया? एनवीडिया। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार $129 बिलियन के साथ दुनिया का टॉप रेमिटेंस प्राप्त करता देश बना कौन सा? भारत। और आखिरी प्रश्न पूछा भी, नरेंद्र मोदी ने प्रगति की 45वीं बैठक की अध्यक्षता की। प्रगति में टी का फुल फॉर्म क्या है, मतलब टी का मतलब क्या है? तो टाइमली। अभी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था कि अभी किस देश ने दुनिया का पहला एआई स्पोक पर्सन प्रवक्ता विक्टोरिया शी लॉन्च किया? तो यूक्रेन आंसर होगा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।